नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साथ साथ आप स्क्रीन पर हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लास का टाइम टेबल भी देख रहे हैं। आप हमारी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के बारे में आपको बता दें। आपको यहाँ पर 40-40 क्वेश्चंस के 2 वीडियो मिलेंगे। अगला वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद लगभग 3 घंटे बाद अपलोड होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए हैं। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में ही रहेगा, तो नोट कर लीजिएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्वों में मिलता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को उसका जड़त्व कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इनमें से परमाणु जो है उसका हाइड्रोजन, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सही उत्तर हो जाएगा। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगर कोई वस्तु है स्थिर है या गतिशील है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा इनमें से किस श्रेणी में आएगा? तो हीरा जो है एक तत्व की श्रेणी में आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में है बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का गति का नियम है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम चैडविक है, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तीसरे नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र होता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र पादप विज्ञान की जो शाखा है इसमें कवकों का अध्ययन करते हैं, फफूंद का अध्ययन करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ में जुड़ा हुआ है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो बोस है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस प्रकार से संबंधित है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति का यह तीसरा नियम है। एग्रो फॉरेस्ट्री हम किसे कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्ष और वनस्पति की खेती को कहते हैं। कोयला इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो कोयला एक तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका या उसकी इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन्स में पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गकी का पितामह कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले के दोलनों का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? तो लड़की जब बैठकर झूला झूल रही थी और वह खड़ी हो जाती है तो दोलन जो है कम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो यहां पर ग्रेफाइड एक मिश्रण नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कणों की खोज की थी। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्ल वॉन लिनियस हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की थी। इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो व्युत्पन्न परिणाम द्रव्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। बारूद इनमें से किस श्रेणी में आएगा? तो बारूद एक प्रकार से मिश्रण की कैटेगरी में आएगा। इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इनमें से सदिश राशि वेग है, सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो पादप पुष्प देते हैं या पुष्पी पादप जो है उनको फेनरोगेम्स में रखा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किस व्यक्ति ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इनमें से आयतन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे हम यौगिक कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। इनमें से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि संवेग है, सही उत्तर हो जाएगा। अपुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स श्रेणी में रखा गया है। परमाणु विद्युतः कैसे होते हैं? तो परमाणु विद्युतः उदासीन श्रेणी के होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। नेक्स्ट पार्ट आपका इस वीडियो के तुरंत बाद मिलेगा आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 80 साइंस के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट। इससे पहला वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के आपके लिए इसी प्रकार क्वेश्चंस रोज प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, इनमें से अदिश राशि कौन है? तो इनमें से अदिश राशि ऊर्जा है, राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा अदिश राशि का उदाहरण है। विरंजक चूर्ण इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार से यौगिक की श्रेणी से संबंधित है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई आप किसे कहेंगे? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीसीज कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहां पर न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधों को कहा जाता है जो पानी में उगते हैं।
निम्न में से कौन एक यौगिक का उदाहरण है? तो यहाँ पर रेत एक प्रकार से यौगिक का उदाहरण है। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के दो शब्दों में लिखना, जो क्या बतलाते हैं? तो द्विनाम पद्धति में जो दो शब्द होते हैं वो पौधों की वंश और पौधों की जाति के बारे में बतलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करेगा? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही उसकी प्रोटॉन संख्या निर्धारित करेगी। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसे कहेंगे? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को कहते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? तो यहां पर न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण का उदाहरण है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, राइट आंसर होगा। शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध तत्व इनमें से सोडियम है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कांच, सीमेंट ये सब एक प्रकार से मिश्रण है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो यहां पर वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस्पात एक प्रकार से मिश्रण का उदाहरण है। यहां पर दूध, प्योर दूध की बात हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में गैस है, तो ये भी आपके लिए प्योर ही है। बाकी इस्पात मिश्रण है, राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, कारण क्या है? तो जीवाणुओं पर कठोर कोशिका भित्ति होती है, इस कारण से इसे पौधे के रूप में भी माना गया है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक अमोनिया है, राइट आंसर हो जाएगा। वायु इनमें से क्या है? सही उत्तर क्या होगा? तो वायु एक प्रकार से विभिन्न गैसों का मिश्रण है, हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक तत्व की श्रेणी में आएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट है जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिका में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम यह बात कणाद ने कही थी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सोडियम जलने लगता है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो यहां पर अमोनिया एक यौगिक का उदाहरण है। इन युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बेमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब इन दो के भौतिक राशि जो है इनके समान बेमीय सूत्र नहीं है। निम्न में से कौन एक उपधातु का उदाहरण है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम धातु अधातु दोनों ही गुण इनमें होते हैं, ये उपधातु के उदाहरण हैं। निम्न में से किस अधातु में धातु के जैसी चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइड और आयोडीन ये दोनों ही अधातु हैं, लेकिन इनमें धातु के समान चमक पाई जाती है। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? तो एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक होते हैं? तो धातु होते हुए भी लेड जो है विद्युत की कुचालक है, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व और जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। इनमें से कौन अविमीय राशि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकृति एक अविमीय राशि का उदाहरण है।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो इनमें से क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम गोलाणु कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के टेस्ट सेट पेपर के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर दिन की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के नए पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के 100 MCQ जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप जीके की तैयारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो रोज इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के आंसर साथ साथ में बताते जाऊंगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो एन्नोर बंदरगाह का विकास जो है ये चेन्नई बंदरगाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टोगूप दर्रा भारत को म्यांमार देश के साथ में जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। नेक्स्ट है, रासायनिक उत्पादों के आयात और निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो रासायनिक उत्पादों के आयात और निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह ये दाहेज में स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाहेज, यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। और उस समय उसके उद्देश्यों में द्विराष्ट्र सिद्धांत की भावना, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ये सभी बातें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां कौन सी है? मतलब जो हिमालय से पहले की नदियां हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हिमालय से पूर्व की या हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामाजी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में जो है पैट्रियट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो यहाँ पर अरविंद घोष एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में जैलेपला दर्रा स्थित नहीं है। बाकी बारालाचा, पाचाला, शिपकीला ये सभी हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं और नहीं है जैलेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मशीनरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो पारादीप बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो द्विसदनात्मक विधायिका मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा नदी है। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है उपसभापति को देगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत कब हो गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, विरोध के फलस्वरूप 1911 में पुनः एकीकृत हो गया था। नेक्स्ट है, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक शेम का लेखक कौन है? तो शेम पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी किसका स्रोत है? तो इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्रोत है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये बात लाला लाजपत राय ने कही थी कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक इनमें से कौन है? तो पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर किरण बेदी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। अनुशीलन समिति किस प्रकार की समिति थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? तो अरुणा नदी के नाम से पहले कोसी नदी को जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं कर सकते हैं? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं कर सकते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। वर्तमान बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया जा रहा है? तो वर्तमान बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नौहा शेवा बंदरगाह का पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का कारण क्या था? तो 1907 के कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर था। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो अपने बहाव के कारण कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का दूरगामी परिणाम भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है, पूर्व की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाही कस्बा नहीं है? तो गुजरात का बंदरगाही कस्बा जामनगर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा।
बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कम करना चाहती थी, इसीलिए विभाजन करना सरकार का उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो विनाशक नदी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? तो भारत का पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में तट पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी नदी है? तो अंतःस्थलीय जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा नदी है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? तो बंगाल के विभाजन के विरोध के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है 100 क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट इसके जस्ट आपको बाद मिलेगा। पूरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। 100 क्वेश्चन आपके लिए आज पूरे मिल जाएंगे। पार्ट 1 है ये, सेकेंड पार्ट में अपलोड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। स्वागत है दोस्तों आप सभी का 100 क्वेश्चंस के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब प्रश्न आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से नहीं गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है केरल से नहीं गुजरता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को प्राप्त है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में उद्गम स्रोत है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन सभी का। WWW को सृजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो WWW का आविष्कार किया है टिम बर्सन ली जी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां को। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लगभग 2900 किलोमीटर है, राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ट्राई ये दूरसंचार की नियामक संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल से होकर। वह पत्तन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है वह कौन सा है? तो वह पत्तन जिसे पहला कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान हुआ है एन्नोर पत्तन, एन्नोर बंदरगाह है। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मार दिया था? तो लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को उधम सिंह जी ने गोली से मार दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम नहीं है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन मुंबई है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र ये अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः क्या है? तो गंगा नदी उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर निकलती है, उद्गम स्थान है। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में लॉर्ड होर्डे ने की थी। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कोझीकोड बंदरगाह कहां पर है? तो कोझीकोड बंदरगाह केरल में स्थित है।
अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति वीडी सावरकर जी से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी है, तो ऑप्शन को देखकर आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो भारतीय इतिहास में 1912 का, माफ करिएगा, 1912 का ऐतिहासिक महत्व राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 11 में घोषणा हुई थी, 12 में कर दिया गया। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं? तो नौगम्य नदियां भारत की सबसे अधिक गंगा और ब्रह्मपुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताशय है बंदरगाह है? तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय जी का उपनाम है शेरे पंजाब। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनों का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात भारत में मुंबई बंदरगाह से होता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट जी थी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। कोची बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो मालाबार तट पर कोची बंदरगाह स्थित है। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो एनी बेसेंट जी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो चूखा परियोजना भारत और भूटान, ना कि भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज के प्रधान लक्ष्य है। दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत 1982 में हुई थी। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है? तो भारत रत्न का डिजाइन पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह है। अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो बांग्लादेश नदियों का देश कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भी हो सकता था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो गवर्नर जनरल रीडिंग था, जिसके कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन पंचायती राज प्रदान करता है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो हम लोग दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? तो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, उसके तहत भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी सीरीज जारी रहेगी। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।